नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और आज इस शो में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे आपकी ज़िंदगी से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है। और कोई शायद ऐसा परिवार होगा जो इस तरीके के इकोसिस्टम को ना समझ सके या जो जिसके कानों में ये आवाज़ ना पड़ती हो। ज़रूरी नहीं कि उस तरह की प्रॉब्लम से आप गुजरते हो, लेकिन आप उसको फेस ज़रूर करते होंगे। आपके पड़ोस में वैसी चीज़ें देखी होंगी, आपके शहर में वैसी चीज़ें होती होंगी, लेकिन कभी शायद आप नोटिस नहीं कर पाते या ज़िंदगी की भाग दौड़ में आपाधापी में आप उसको इग्नोर करते हैं। इसी हफ्ते कोटा के 3 छात्रों ने अपने को आत्महत्या कर ली, सुसाइड किया। वो वहाँ पे नीट और जेईई की कोचिंग के लिए गए थे। ये कुछ अखबारों में पढ़ी गई, कुछ जगहों पे कुछ सुर्खियों में आई, लेकिन इसको आम तौर पे जैसे हम लोग करते हैं कि सामाजिक विषयों को अलग रख के राजनीतिक चर्चाएं ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये घटना बहुत झकझोरने वाली है, बहुत बड़ी है ये। और ऐसे बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पे छात्रों की आत्महत्या के मामले सामने आते हैं। छात्र जो हमारे देश के लिए भविष्य हैं, ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट की पढ़ाई कर रहे हैं और सबसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर वो आत्महत्या करते हैं तो मन में ये सवाल उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या परेशानी थी उनके मन में, किस दुख से या किस डर से वो गुजर रहे थे जो वो कह नहीं पा रहे थे और उन्होंने अपने को ख़त्म कर लिया। तो उनके साथ सिर्फ एक सपना नहीं ख़त्म होता है, एक परिवार का सपना भी ख़त्म होता है, एक शहर का सपना ख़त्म होता है, एक कुल का सपना ख़त्म होता है। क्योंकि वो जो छात्र है, वो लड़का है, लड़की है, अगर वो अपने सपनों को इस तरीके से ज़िंदगी के साथ ख़त्म कर रहा है तो ये एक सवाल बनता है जिसमें देश को, समाज को सोचना चाहिए। इसीलिए हमने सोचा कि इस पर आज बातचीत होनी चाहिए। और ये बात सिर्फ 3 छात्रों की नहीं है, ये बात एनसीआरबी के आप आंकड़े देखेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूँ जिससे आपको इस विषय की और गंभीरता समझ में आएगी। 2021 के जो एनसीआरबी के लेटेस्ट आंकड़े वो ये कहते हैं कि अलग अलग राज्यों में कितने बच्चे जो छात्र हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में 1834, मध्य प्रदेश में 1308, तमिलनाडु में 1250, कुल संख्या ये 12,000 से ऊपर बैठती है जो छात्रों की है। ये संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर आप साल के हिसाब से देखेंगे तो 2017 में ये 9,905 थी, जो 18 में 10,000 पार कर गई, 2019 में 10,350 पहुँच गई, 2020 में 12,526 और 2021 में 13,089। लगातार ये संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे बड़े शहरों के बच्चे हों या छोटे शहरों के बच्चे हों, वो अगर ये कर रहे हैं तो हम इस पे चर्चा करना चाहते हैं और हम उन लोगों से बातचीत करना चाहते हैं जो इस प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो ऐसे संस्थानों के या तो अध्यापक हैं या संस्थान चलाते हैं या संस्थान से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, और इसको कैसे टैकल किया जाए। असली मकसद ये, यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये चर्चा किसी शहर के, किसी संस्थान के, किसी टीचर के ख़िलाफ़ नहीं है, ये उनके नाम को मलाइन करने के लिए नहीं है, लेकिन चूँकि समस्या काफ़ी बड़ी है इसलिए हम इसको कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ़ होना चाहिए कि मैं किसी इंस्टीट्यूट या किसी संस्थान या किसी टीचर के ख़िलाफ़ ये चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि उनकी वजह से ये हुआ होगा। इसमें पूरा समाज दोषी है कि हमने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जहाँ पे छात्रों को अपनी बात रखने की, बच्चों को अपने पेरेंट के साथ बात रखने की मुश्किल आती है। तो इसी पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो पैनल है मैं आपसे उनका परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार जी हैं। आप सब आनंद कुमार को बहुत अच्छे से जानते हैं। एक ऐसा इंस्टीट्यूट उन्होंने चलाया, ऐसी एक मिसाल कायम की जहाँ पे बहुत ही गरीब बच्चे आए और उन्होंने सफलता के झंडे गाड़ दिए। तो आनंद जी से हम लोग बातचीत करेंगे। कोटा कोचिंग सेंटर के फैकल्टी शशि प्रकाश सिंह जी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत होगी। माइंडफुल गुरुकुल के सीईओ डॉक्टर चिराग जैन मेरे साथ स्टूडियो में है, जो स्टूडेंट्स के साथ, उनके ग्रुप के साथ डील करते हैं, प्रोफेशनली डील करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और गड़बड़ कहाँ हो रही है। तो डॉक्टर चिराग से भी बातचीत होगी। इसके साथ ही रेजोनेंस कोचिंग के वाइस प्रेसिडेंट नीलेश गुप्ता जी हैं। ये कोचिंग कोटा में ही है, बहुत प्रतिष्ठित और काफ़ी बड़ी कोचिंग है। इसके साथ ही मधुकर रेनबो हॉस्पिटल के मनोचिकित्सक डॉक्टर शबीउल्लाह सैयद भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। बहुत दुख होता है, बहुत मन में गुस्सा, क्षोभ भी होता है कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं और
इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो मुझे लगता है कि हम उस व्यक्ति से पूछे जो उस शहर को बिलोंग करता है। नीलेश गुप्ता जी, ये जो घटना हुई कोटा में 3 छात्रों को हुई, हमने बीच बीच में हम लोग सुनते रहते हैं कि आईआईटी में पढ़ने वाले भी छात्र कई बार ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं उनके बारे में भी सुनने को मिलती हैं। क्या रीज़न आपको लगता है, क्यों ऐसा होता है? ये क्यों करते हैं बच्चे ऐसा? देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है। किसी एक बच्चे की भी जान जाए, भले वो नीट की तैयारी कर रहा हो, आईआईटी की तैयारी कर रहा हो, या मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हो, या आईआईटी में पढ़ रहा हो, जान कहीं भी जाती तो बड़ी दुखद घटना होती। और मुझे एक चीज जो लगती है कि जैसे कि आपने बोला कि पेरेंट्स एक अपब्रिंगिंग भी यहाँ पर एक मुझे लगता है कि काफी बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि प्रेशर और टेंशन थोड़ी थोड़ी तो सब जगह रहती है, जॉब में भी रहती है, पढ़ाई में भी रहती है। और कैसे बच्चा की अपब्रिंगिंग हो रही है, क्योंकि आजकल पहले वो एक जमाना था जब हम बच्चों को डांट देते थे, तो ना कभी कभार उनके कान भी पकड़ देते थे। लेकिन आजकल बच्चों को जो जिस तरह से अपब्रिंगिंग हो रही है, जिस तरह से उनकी पैम्परिंग हो रही है, तो कई बार बच्चा थोड़ी सी भी टफ सिचुएशन को या वो मेरे ख्याल से हैंडल नहीं कर पाता, और उस समय वो एक भावावेश में आके इस तरह के स्टेप्स ले लेता है। तो ये एक अपब्रिंगिंग से रिलेटेड भी एक चीज है जिसको हमें देखने की जरूरत है। जी, ये तो एक फैक्ट हो सकता है कि आपने जैसे उसकी अपब्रिंगिंग की है तो वो ऐसे कोजी सिस्टम में है कि वो प्रेशर नहीं ले पाता, ये एक इशू हो सकता है ये। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जैसे कि हम सिचुएशन देख रहे हैं, आनंद सर आपसे सवाल है ये मेरा, आप भी ऐसे बहुत सारे छात्रों के संपर्क में रहते हैं जो आपके साथ पढ़ने आते हैं और आप उनकी मानसिकता को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। क्या ये एक परफॉर्मेंस प्रेशर है? बच्चे खुल के बता नहीं पाते हैं कि वो किस मानसिकता से गुजर रहे हैं, किस परेशानी से गुजर रहे हैं, या वो इंस्टीट्यूट की ओर से इतने प्रेशराइज कर दिए जाते हैं अपने पेयर ग्रुप के सामने परफॉर्म करने के लिए, या उनको कोई और ऐसी समस्या है जिसकी वजह से वो ये कदम उठाते हैं? क्या रीजन आपके हिसाब से लगता है? हमारे समझ से तो जो भी बच्चे आईआईटी या नीट की तैयारी करते हैं तो समाज में देखकर वो निर्णय लेते हैं। समाज में आज हमारे मध्यम वर्गीय परिवार में खासकर इंजीनियर बनने का सपना, आईआईटी करने का सपना, नीट करने का सपना लोगों में बहुत बड़ा होता है और इसे लोग बहुत बड़ी बात मानते हैं। इसलिए बच्चों के मन में ये भावना होती है कि मुझे आगे चल के अच्छा कंपटीशन को क्वालिफाई करना है। अब माता पिता भी शुरू से उसको बता रहे हैं कि बेटा तुमको बड़ा होके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, अगर आईएएस भी बनना है तब भी तुमको आईआईटी करना वगैरह वगैरह। तो उनके मन में एक बात आती है। अब बच्चे का हो सके इंटरेस्ट किसी और फील्ड में हो, उसकी रुचि उस तरह के सब्जेक्ट में नहीं हो जो वो पढ़ना चाहता है, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक दबाव में वो बच्चा एक बार सपना देखकर कोटा जाता है या किसी शहर में जाता है। वहां कोचिंग संचालक, सब कोचिंग वालों को मैं दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन ज्यादातर कोचिंग संचालक टेस्ट लेते हैं और टेस्ट लेने के बाद वो नहीं बताते इस बात को कि कौन फेल है कौन पास है। लगभग सबको एडमिशन दे ही देते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि ये सच्चाई है कि आज के तारीख में कोचिंग सेंटर में एक टारगेट होता है कि इतने बच्चों को लेना है और वो बच्चे योग्य हैं नहीं है, उनको करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये दिखावटी बातें के लिए टेस्ट ली जाती है। ऐसी परिस्थिति में बच्चे तो चले जाते हैं, वहां पढ़ाई भी शुरू कर देते हैं। शुरुआती दौर में उनको अच्छा भी लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब टेस्ट का सिलसिला जारी होता है, उनके मार्क्स कम आते तो उन पर दबाव बढ़ता है। वो अपने दोस्तों के बीच खराब महसूस करते हैं, अपने जीवन के प्रति निराश होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि उनको लगता है कि मेरे माता पिता कर्ज लेकर बड़ी मुश्किल से पैसे का इंतजाम करके मुझे भेजा है, मैं क्या करूंगा। और हर तरफ से जब निराशा होती है, उन्हें कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं होता है, कोई साथी डिस्कस करने वाला नहीं होता है, मन को हल्का कर दे ऐसी जगह नहीं होती है, तो अंत में ये अंधेरी गली में जाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि एक तरीके से जो छात्र परेशान होता है उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी एक योगदान है। मैं अगेन डिस्क्लेमर के साथ कह रहा हूँ कि किसी कोचिंग संस्थान का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ना उनको मैं दोषी ठहरा रहा हूँ, लेकिन ये प्रेशर बिल्ड किया जाता है, परफॉर्म करना है आपको। अच्छा, एडमिशन तो दे दिया, क्योंकि पैसे भी चाहिए, फीस भी चाहिए, इतना बड़ा कैंपस बनाया तो उसको चलाने के लिए भर्ती करनी पड़ेगी, लेकिन सच का सामना होता है जब वो रियल फील्ड में आता है
कि अब तो चूंकि IIT के एग्जाम में तो आपकी जुगाड़ चलेगी नहीं, वहाँ तो एडमिशन टेस्ट से ही मिलेगा। तो ये इंस्टीट्यूट की तरफ से भी प्रदर्शन रहता होगा क्या कि दबाव कि आपको परफॉर्म करना है? अच्छा, इसमें 2 बड़ी भारी सीरीज भी बनी है, कोटा फैक्ट्री के नाम से, और एक और सीरीज आई थी जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे किस तरह कॉम्पिटिशन्स वहाँ पे हैं और उसका अंतिम परिणाम छात्र भुगतता है। आनंद जी। जी, सही बात है। कोचिंग, देखिए फिर हम एक बार बोल रहे हैं, किसी कोचिंग सेंटर को टारगेट करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये सच है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। कोई देखिए, किसी बच्चे की जिंदगी, उसका भविष्य संवारने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जो बच्चा टेस्ट में मार्क्स कम ला रहा है उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उससे बातचीत होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक हमारे इस टीम में आज के शो में बैठे हुए वो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, उसका काउंसलिंग। क्योंकि जब बच्चा टेस्ट में कम नंबर लाता है तो उसमें भी 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा और पढ़ाई छोड़ देता है और मस्ती करने लगता है, लेकिन एक बच्चा गुमसुम रहने लगता है, लोगों से कटने लगता है, बातों करने से घबराने लगता है। तो ऐसे बच्चों को मॉनिटर करने की व्यवस्था किसी सेंटर पर नहीं है। जो बच्चा अच्छा मार्क्स ला रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, वो सुसाइड नहीं करता है, आमतौर पर यही देखा जाता है। तो इस तरह की मॉनिटरिंग की एक सिस्टम जरूर होनी चाहिए। और जो बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, और बड़ा इंपॉर्टेंट बात आखिरी में इस डिस्कशन के अभी मैं बोल रही इस सवाल के जवाब में, कि जो बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है उसको चाहिए कोचिंग सेंटर्स को 2-3 टेस्ट के बाद ऑब्जर्व करके एक ऑफर देने का कि भैया 10%, 12% या जो भी व्हाटएवर, आप पैसे लेके वापस जा सकते हैं, ताकि बच्चा तनाव मुक्त होकर जा सके। बहुत बार चूंकि बच्चा पैसा दे देता है और लगता है कि अब पैसे नहीं लौटेंगे, इसलिए भी बेचारा तनाव में रहता है। नीलेश जी, आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहते हैं? सर देखिए, आनंद सर का काफी पुराना अनुभव है, और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराता है, और कई बार ऐसा भी होता है सर, बच्चा किसी ग्रामीण परिवेश से आ रहा है या ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है जहां पर उसने उस लेवल तक पढ़ाई नहीं करी हुई है, तो कोचिंग टेस्ट का रिजल्ट बच्चों के साथ शेयर करता है। अब सिर्फ अपन उसके टेस्ट की बेसिस पे उसको पर एडमिशन डिनाई कर दे, तो मुझे लगता है कि ये बच्चे का राइट टू इक्वलिटी वाली बात भी है कि हम उसको पढ़ने का राइट नहीं दे रहे। अगर उसने किसी जगह पे, किसी परिवेश में 9-10 की पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं करी है, या उसका बैकग्राउंड कमजोर है पढ़ाई का, तो उसको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर बच्चा कई बार हमारे एंट्रेंस के एग्जाम में भी बहुत लो नंबर लेके आता, लेकिन बाद में 2 साल सतत प्रयास से, टीचर के मोटिवेशन से, इंस्टीट्यूट के एनवायरनमेंट से, पीयर ग्रुप कंपटीशन से बहुत अच्छा परफॉर्म भी करके जाते हैं। तो ये कोई एक अपन ऐसी कोई एक लाइन नहीं खींच सकते कि आपने एक टेस्ट किया, उस टेस्ट के नीचे जो भी आए उन सबको बाहर निकाल दिया और उस टेस्ट के ऊपर आगे उन सबको ले लिया। तो फिर उस टेस्ट का फिर मतलब क्या है? सर देखिए, टेस्ट का एक मतलब जो होता है ना, एक बेसिक बच्चे का एक उसका इनिशियल लेवल का जो कॉम्पिटेंसी है उसका असेसमेंट करने का है। कि उसकी कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है। अगर उसके कुछ मान लीजिए कि साइंस और मैथ्स के कॉन्सेप्ट कमजोर है, तो हम स्पेशल उसके वो बेसिक्स पहले करवाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो उनको हम थोड़ा सा अलग से कराते हैं। जो बच्चे कॉन्सेप्ट कमजोर होते हैं उनके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करके उनको उन बच्चों के पैरेलल लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तो बच्चे का राइट है कि नहीं, ये बिल्कुल, मतलब आपकी बात से मैं सहमत होते हुए असहमत हूं कि एक बहुत ही कन्वीनियंट हेज है ये जो आपने बात कही। मैं इससे सहमत होते हुए डिसएग्री कर रहा हूं कि इक्वालिटी के नाम पे छात्रों को एडमिशन मिलना चाहिए, और ये जरूरी नहीं हो सकता कोई छात्र 6 महीने बाद बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तो ये एक ऐसा हेज बन गया है कि सबको एडमिशन मिलेगा। शशि जी, फैकल्टी में हैं आप सर, क्या जो इंस्टीट्यूट में बच्चा आता है वो किसी भी परिवेश से आए, तो आप लोग उसका जो टेस्ट लेते हैं, जैसे जो भी आप उसको भर्ती करते हैं, उसमें क्या देखते हैं? आप उसका एप्टीट्यूड देखते हैं, उसका ज्ञान देखते हैं, उसने पर्चे में क्या कर दिया है, और ड्यूरिंग कोर्स कभी आप लोग ये जानने की, ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चा शायद नहीं पढ़ पा रहा है, इसको दिक्कत आ रही है, तो इसको बता देना चाहिए इसके पेरेंट्स को कि ये बच्चा नहीं कर पा रहा है? ऐसी प्रक्रिया होती है क्या आप लोगों के यहाँ? देखिए नीरज सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कोई बच्चा डिसाइड करता है कि उसको इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करनी है, तो स्टार्टिंग में जब बच्चा 10वीं पास होता है तो उस समय उसका और उससे ज्यादा उसके पेरेंट्स का डिसीजन होता है। बच्चा एक ग्रामीण परिवेश से आ रहा है, एक छोटी जगह से आ रहा है, अगर हम वहीं पर सिर्फ ये डिसाइड कर लें कि नहीं आपका तो सिलेक्शन नहीं हुआ, अब आप इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं पढ़ सकते हो, ऐसा पहले हुआ भी करता था। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट कुछ कोचिंग ऐसी थी जो बड़ी स्ट्रिक्ट स्टार्टिंग में स्क्रीनिंग करती थी,
और उससे हुआ क्या, कुछ दूसरी कोचिंगें डेवलप हो गई जो उस कोचिंग में जाने की तैयारी कराना शुरू कर दी, क्योंकि पेरेंट्स कहता है भाई आप क्या नहीं तो हम किसी और क्या पढ़वा लेंगे। हमने तो डिसाइड किया कि अपने बच्चे को, हमारे बच्चे में कैपेबल है, कैलिबर है, वो अभी उसको परिवेश नहीं मिले इसलिए तुम कोटा लाए हैं। अगर सपोज करिए उसके अपने एरिया में, लोकल एरिया में अगर परिवेश होता है तो कोटा क्यों लाता? वो कहता है कि सर हम तो इसलिए ही ला रहे हैं कि हमारे बच्चे में कैपेबिलिटी है लेकिन उसको वहां वो माहौल नहीं मिला है। तो पहली चीज तो ये कि स्टार्टिंग में हम बच्चों को ये डिसाइड कर दें कि नहीं वो कौन सा बच्चा है, तो फिर तो नीट या आईआईटी की एंट्रेंस का मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जज कर दिया कि ये वाला बच्चा ही कैपेबल है, दूसरा नहीं। रही बात, हाँ, जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म कोर्सेस चाहिए, 2 साल की या 1 साल की जो बच्चा पढ़ाई करता है वो एक लंबी जर्नी होती है जिसमें एकेडमिक में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स बच्चे के आते हैं, वो समय समय पर डिपेंड करता है। तो हाँ, ड्यूरिंग द कोर्सेज कंफर्म है बच्चों की एनालिसिस होती रहती है, ये बिल्कुल है, बच्चों के प्रॉपर डिस्कशन होते हैं। इसके अलावा मैं कोटा की सारी कोचिंगों के बारे में बता सकता हूँ कॉन्फिडेंटली, जितने बड़े कोचिंग हैं सबके यहाँ काउंसलर्स हैं, सबके यहाँ पे काउंसलर अवेलेबल है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि 100% स्क्रीनिंग नहीं हो पाती है, जितनी जरूरत है उतनी नहीं हो पाती है, ये मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। शशि जी ये बताइए कि क्या ये आप लोग जो ये पूरा प्रोसेस करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं बच्चे को, उसका टेस्ट लेते हैं, तो आप लोगों को ये लगता है कि बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं या कुछ बच्चे हो सकते हैं या एक बच्चा हो सकता है जो आपको लगता है कि ये नहीं चल पा रहा, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप लोगों ने किसी के पेरेंट्स को बुला के ये बात खुल के बोली कि देखिए आपका बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका हो सकता है इंटरेस्ट कहीं और हो। ये आप लोग बोलते हैं किसी पेरेंट्स से कि नहीं 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 हम क्यों बोले, हमारा तो स्टूडेंट, हमको फीस मिल रही है, हमें क्या जरूरत है बोलने की? ऐसा आपने आज तक कभी किया आपके? नहीं, देखिए, जो बिल्कुल जब पीटीएम्स होते हैं वहाँ पे पीटीएम पे पूरी कंप्लीट एनालिसिस दिखाई जाती है और पेरेंट्स आते हैं, जब पीटीएम्स यहाँ पर होते हैं, स्पेशली जो मिड टर्म ब्रेक होते हैं उसमें पेरेंट्स ज्यादातर आते हैं और वहाँ पे एनालिसिस होती है कि हाँ भाई जो 6 महीने में बच्चे, क्योंकि एक टेस्ट में एनालिसिस करना भी गलत होता है, बट 6 महीने में जो 7-8 टेस्ट हुए, 10 टेस्ट हुए, इसमें बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग दिखाया जाता है और पेरेंट्स और पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट दोनों डिसाइड करते हैं। और कई बार मतलब मैं बताऊं कि अगर आप बोलेंगे तो 10% से ज्यादा बच्चा ऐसा होता है जो पेरेंट्स के साथ या खुद की मर्जी से वो उसके बाद विड्रॉ भी कर लेता है कि आगे की सर हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि स्पेशली दिवाली ब्रेक के बाद 10% से ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं, 12%, 15% जो नहीं आते हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं हम कैपेबल नहीं है पर्टिकुलरली, तो वो नहीं आते, आगे की फी या आगे की जो फाइनेंशियल चीजें हैं उसको भी वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं, वो नहीं आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डिस्कशन नहीं है। हाँ, अभी भी देखिए किसी एक बच्चे का जाना भी दुखद है, एक बच्चा भी अगर जाता है तो वो बिल्कुल, हम ये लेकिन कहें कि नहीं इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट ही रिस्पॉन्सिबल है, ये तो गलत नहीं। शशि जी हम लोगों ने शुरू में क्लियर किया कि हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को, किसी टीचर को ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, हम तो उस सिस्टम को समझना चाहते हैं जहां पे ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही है ना। मैं थोड़ी कह रहा हूं कि किसी इंस्टीट्यूट की वजह से बच्चा है कि अब नीरज जी प्रॉब्लम ये है, देखिए नहीं शशि जी, ये पूरा एक इकोसिस्टम हमने ऐसा बना दिया है। बिल्कुल सर, हमारा बिल्कुल सर एकदम, जिसमें पेरेंट्स भी हैं, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, जिसमें हम आप भी हैं, जिसमें मोहल्ले वाले हैं, और उसमें वो 4 लोग भी हैं समाज के बिल्कुल जो जज करते रहते हैं बच्चों को कि परफॉर्मेंस प्रेशर हमने बना दिया, जैसा कि आनंद जी ने कहा। आनंद सर ये बताइए कि आप लोग, आपकी कोचिंग में भी इस तरह की समस्याएं आती, कभी आपको लगता है कि स्टूडेंट को या उसके पेरेंट्स को ये बताना जरूरी होता है अपने तरफ से इनिशिएटिव लेके कि भाई ये लड़का शायद इंजीनियरिंग के लिए नहीं किसी और चीज के लिए बहुत अच्छा बना है? जी बिल्कुल, हम कॉल करते हैं अगर किसी के पर्टिकुलर मार्क्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कम आ जाते हैं, पहली चीज ये, या दूसरी चीज होती है कि बच्चा एब्सेंट होना शुरू हो जाता है, दोनों ही केस में उनको इन्फॉर्म किया था। अगर एक्सेसिव, जैसे अगर आप, ये सवाल आनंद जी से पूछा है। शशि जी ये सवाल मैंने आनंद जी से पूछा। आनंद सर आपके यहाँ? आई एम सॉरी जी क्या सवाल था फिर से? सवाल मेरा ये है कि क्या आपके इंस्टीट्यूट में भी आप ऐसा करते हैं कि कई बार हो सकता है कि छात्र आ गया है, शुरू में लग रहा था कि बहुत अच्छा करेगा, लेकिन अब उसे लगता है कि उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, वो इंजीनियरिंग के लिए नहीं, वो आर्ट बनाने के लिए बना है, तो आप लोग ये इनिशिएटिव अपनी तरफ से लेते हैं कि पेरेंट्स को बताएं कि इस बच्चे को आप विड्रॉ कर लीजिए वरना यहाँ पे कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बेमतलब में फ्रस्ट्रेट हो जाएगा? पहली बात तो कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं बहुत फिल्टर होके आते हैं, फिर उनका हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, कोई मनी मेकिंग की बात नहीं है। तो बच्चे जो आते हैं हमारे पास वो बहुत सोच समझ के लिए गए बच्चे होते हैं जिनमें जुनून होता है।
आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे होते हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं। बावजूद इसके कभी कभी कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो परफॉर्मेंस जिसका खराब होने लगता है, घबराने लगता है। तो चूंकि छोटा ग्रुप है इसलिए आइडेंटिफाई करना बहुत आसान रहता है। तो उन बच्चों के लिए हम मोटिवेशन की बात बोलते कि भैया तुम आईआईटी नहीं करोगे कोई बात नहीं, बच्चे तुम एनआईटी करोगे, एनआईटी भी नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, कम से कम अच्छा इंसान तो बनो। अच्छा इंसान बनना बहुत है। अरे देखो आईआईटी किया फलना फलना फलना, वो क्या किया लेकिन एनआईटी करके कितना दूर गया। तो इस सब तरह की बातों बोल बोलकर उसको हम समझाते हैं। और ये हम देखा है बहुत दफा ऐसा हुआ कि जो बच्चा का आईआईटी नहीं हुआ, 300 बच्चे आईआईटी जाते नहीं है, जो नहीं हुआ एक छोटा कॉलेज में भी गया लेकिन लगातार पढ़ते रहा, तो अंतिम पड़ाव जो उसका होता है जीवन का वो बहुत बड़ा पड़ाव हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये उदाहरण देके बच्चों को समझाना पड़ता है तो बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं और कम दुखी होते हैं। लेकिन बच्चा दुखी तो जरूर होता है जब उसके आसपास के बच्चे अच्छा कर रहे हैं और वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों की जिम्मेवारी और जवाबदेही है उस बच्चों के साथ लगातार बात की जाए, कहीं गुमसुम न रहे, कहीं एकांत में न बैठा रहे। क्लास जैसा कि अभी बोला एक अभी शिक्षक महोदय शशि जी ने बोला कि भाई बच्चा एब्सेंट होने लगता है, वो भी एक खतरनाक कारण होता है। क्यों एब्सेंट हो रहा है, तो इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं और जो बात अभी आनंद जी ने कही ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं कि आईआईटी ही जीवन में सफलता का सूत्र नहीं है। जेई कर लेने से ही आप कुछ बन जाएंगे, आप अपने जीवन में उसके सिवा और कुछ आप कर नहीं सकते हैं, या आप नीट नहीं निकालेंगे तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, या नीट निकाल के ही आप सफलता हासिल करेंगे, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग दूसरे काम करके बहुत अच्छा कर ले जाते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे, मैंने आज एक मेहमान को बुलाने की कोशिश की थी लेकिन वो किसी काम में बिजी नहीं थे, उन्होंने इंजीनियरिंग की आईआईटी से, उसके बाद उस हिंदी साहित्य के वन ऑफ द बेस्ट राइटर है। क्या लेना देना इंजीनियरिंग का और हिंदी साहित्य का, वो फिल्मों की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और सुपरस्टार के तौर पे जीवन जी रहे हैं। तो ये दिमाग से भ्रम निकाल दे पेरेंट्स जो इस शो को देख रहे हैं कि आईआईटी नहीं करेगा तो सफलता नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल गलत धारणा है। लेकिन हमारे साथ दो साइको एनालिस्ट भी बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब ये फॉल्ट लाइन कहाँ पे है इस पूरे प्रोसेस को? हमने देखा आपको इंस्टीट्यूट की बात सुनाई, आनंद जी की बात सुनाई, कहाँ गलती हो रही? पेरेंट लेवल पे गलती है, स्टूडेंट लेवल पे गलती है, कोचिंग सेंटर की गलती कहाँ? हालांकि थोड़ी थोड़ी सबकी है। हाँ, एक्चुअली नीरज जी क्या है, यहाँ पर गलती किसी एक की नहीं है। यहाँ पर एक स्टार्टिंग से ही अगर हम देखें, मैं आपको थोड़ा सा शुरुआत से बताऊं कि जब बच्चे का ब्रॉटअप वाला एरिया होता है, जब टाइम चल रहा होता है, जब उसकी एज होती है 8 साल 10 साल 12 साल 13 साल, उस टाइम से ही जो चीजें होती हैं, पर्सनालिटी का जो फॉर्म होता है, उस वक्त जो उसको जो क्यूज मिलते हैं, उस वक्त उसको जो चीज सिखाई जाती है, समझाई जाती हैं, उसका बहुत बड़ा एक असर पड़ता है उसकी आगे की लाइफ में। तो पेरेंट्स को उस टाइम पे समझना होगा कि हर बच्चे की पोटेंशियल अलग होती है, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है। बच्चा एक मशीन से निकला हुआ प्रोडक्ट नहीं है कि वो हर बच्चा एक ही कैपेसिटी के साथ निकलेगा और आगे लाइफ में जीवन में आगे बढ़ेगा। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि हर बच्चे को एक ही पैरामीटर से तोलकर नाप कर ना देखें। बट हमारे इंडियन सेटअप में अक्सर यही होता है कि जो भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड हाई क्लास, हर सोसाइटी हर लेवल पे यही है कि बच्चे को एक ही लेवल पे हम नापते हैं, तोलते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस तरह से परफॉर्म करे और बिहेव करे, जो कि उसके लिए वो बहुत ही मुश्किल होता है इस तरह से करना। तो वहां पर अगर हमारी थोड़ी सी एक मेंटल हेल्थ को लेके एक जागरूकता बढ़े और एक अवेयरनेस बढ़े, तो हम उस टाइम पर बच्चों को और पेरेंट्स को अच्छे से गाइड कर सकते हैं, ताकि वो ऑल्टरनेट बाकी ऑप्शंस भी देखते रहें लाइफ में कि क्या क्या हो सकता है। सफलता, सक्सेस की एक बड़ी सब्जेक्टिव डेफिनेशन और परिभाषा होती है। तो कोई डॉक्टर बन जाना या इंजीनियर बन जाना ही सफल होना या का कोई परिणाम या कोई उसका वो नहीं है कि सफल हो गया आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जिसके थ्रू आप एक सक्सेस गेन कर सकते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना। एक तो ये हो गया कि उस टाइम पर 13, 14, 15 साल की उम्र में जब ये बच्चे होते हैं तब गाइडेंस प्रॉपर मिले, पेरेंट्स को भी काउंसलिंग हो और बच्चों की काउंसलिंग हो, एक ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि सोसाइटल प्रेशर की वजह से पेरेंट्स भी लाचार होते हैं और वो बच्चे को सिर्फ फोर्स करते हैं कोचिंग सेंटर एंटर करने के लिए।
तो कोचिंग सेंटर तो एंटर कर जाते हैं वो कुछ बच्चे, लाखों बच्चे एग्जाम में बैठते हैं एंट्रेंस के कोचिंग के, उसमें से कुछ हजार बच्चे सिलेक्ट होते हैं, कुछ 100 बच्चे जो है वो आगे अपनी ट्रेनिंग लेते हैं अगले 2 सालों के लिए, 11th और 12th की यूजुअली। कुछ बच्चे फाउंडेशन कोर्स के में पहले ही एंटर हो जाते हैं। तो उस टाइम पे कोचिंग इंस्टीट्यूट की फिर एक रोल आता है कि वो थोड़ा सा, अगर एक कुछ वार्निंग साइंस उनको बच्चों में दिख रहे हैं, कुछ जैसे सुसाइड के कुछ वार्निंग साइंस की मैं बात करूं आपसे, तो वो अगर उन्हें दिखें तो वहां पर वो आइडेंटिफाई करके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें और एक अप्रोप्रिएट साइकोलॉजिकल हेल्प जो है, मेंटल हेल्थ की जो हेल्प है वो उस वक्त मिल जाए, तो हम इस तरह की घटनाओं को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा, एक रिस्क फैक्टर्स के बारे में भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि अगर जैसे वार्निंग साइंस, पहले मैं आपको बता देता हूँ वार्निंग साइंस क्या क्या हो सकते हैं। या तो बच्चा डॉक्टर सबीर रुकिएगा एक मिनट, इसमें थोड़ा देर से आते हैं, पहले एक बार समस्या को और एनालाइज कर लें। डॉक्टर चिराग, आप तो बहुत सारे छात्रों से मिलते रहते हैं, पेरेंट्स से मिलते रहते हैं, ये जो घटना अभी घटी है ये एक ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से हम लोग बातचीत करें। ऐसी घटनाएं अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं, और मैं तो ये कह रहा हूं कि कोटा के 3 छात्रों ने आत्महत्या की, आईआईटी के अंदर लोगों ने आत्महत्या की है। करेक्ट। उनको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम पास करने का प्रेशर था, लेकिन उनके अंदर भी परफॉर्मेंस प्रेशर रहा होगा, या कोई और साइन रहा होगा, या वो किसी समस्या से जूझ रहे थे। अब आप बताइए कि ये जो पूरी सिचुएशन बन रही है, इसमें पेरेंटिंग गड़बड़ है हमारी, या कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से बिजनेस ओरिएंटेड, उनको कोई लेना देना नहीं है, आप उनके लिए एक प्रोडक्ट हैं, करोड़ों के पैकेज दिए जा रहे हैं टीचरों को। करेक्ट। और बड़ी बड़ी हेडलाइन में हम लोग खबर छापते हैं कि इतने करोड़ का पैकेज टीचर से आपको मिला क्योंकि वो फिजिक्स पढ़ाएंगे। करेक्ट। ये क्या हो रहा है? देखिए, जब कोई बच्चा सुसाइड करता है तो वो लास्ट ऑप्शन होता है उसके पास, मतलब उसने जैसे डूबते को तिनके का सहारा, तो उसके पास तिनका भी सहारा पे नहीं है, तो किसी एक को ब्लेम करना वो सही नहीं। इसमें सब इन्वॉल्व है, कहीं किसी का कुछ और रोल है। जैसे हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स ने उसको ज़्यादा ऑप्शन दिए नहीं है कि आपको आईआईटी करना है, अगर आप आईआईटी ही करना है, अगर आईआईटी आप नहीं क्लियर करते हो तो आपको ये होगा, मैंने फलाना लोन लिया है, तो इस चक्कर में बच्चे के पास ऑप्शन कम हो जाता है। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट करो तो अगर बच्चा परफॉर्मेंस नहीं, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो आइडेंटिफाई करके उनको कहना कि आप ये कोचिंग नहीं और छोड़ दो, उनके लिए भी एक मुश्किल वाली बात हो जाती है टू फेस द पेरेंट, क्योंकि जब उन्होंने दिया होता है एडमिशन तो कहा हो कि मैं आईआईटी करके ही बच्चा आईआईटी करेगा, और अगर आप वो स्टेज पे अगर उसको बोल दो कि नहीं या अभी आप छोड़ दो, तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है, और वहाँ दोनों को ब्लेम कर सकते हैं। तब बच्चे काफ़ी बार ये साइंस देते हैं। अब ये 3 बच्चे जो हमारे पास सामने दिख रहे हैं, इट्स अ वेरी सैड थिंग, बहुत दुख की बात है, लेकिन इसके पीछे कितने और बच्चे होंगे जो वो फेज से गए होंगे। ये एक सडन डिसीजन नहीं लिया है, ऐसा नहीं कि अचानक कोई दुख आया और उन्होंने सुसाइड किया। ये एक सोचा हुआ 3, 4, 5 महीने का उनका जो फ्रस्ट्रेशन होगा, तब जाके ये चीज़ हुई है। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मेंटल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि समझना कि ये जो प्रॉब्लम बच्चा फेस कर रहा है और हम ओपनली उसको देखें। ये नहीं कि भाई जितना चाबुक मारोगे तो घोड़ा ज़्यादा दौड़ेगा, जितना उस पर प्रेशर डालोगे, जितना आप उसको बोलोगे कि आपको करना है, तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। वो एटीट्यूड, वो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चा नेगेटिव साइंस, अवेयरनेस जो हम लोग कह रहे हैं, इसमें कहाँ से वो चीज़ लाई जाए? क्या बचपन से ही हम लोग, ये गलत है कि जैसे अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि माता पिता क्या कहते हैं कि अच्छा ठीक है अभी तुम जाके खेल लो, लेकिन लौट के आके होमवर्क करना, ये जो आखिरी में एक लाइन जोड़ देते हैं ना, ये क्या है? तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये 1 बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है, आपको नोटिस करना पड़ेगा कि ये रिपीट हो रहा है तो बच्चा नहीं कर पा रहा है। जैसे आपने कहा कि शुरू में कोचिंग क्लासेस टेस्ट लेते हैं, तो जब ये टेस्ट लेते हैं तो उनको दे आर वेरी राइट कि भाई शायद ये आगे चल के पढ़ पाए, लेकिन अगर वो बार बार नहीं कर पा रहा है, मतलब ये सही, ये जरूरी नहीं है कि उसे नहीं हो रहा है। प्लस अगर वो वहाँ हॉस्टल में रह रहा है और वो पेरेंट्स से कटआउट है, जहाँ पे वो पेरेंट्स को नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक ऐसे सिनेरियो में जहाँ वो शेयर नहीं कर पा रहा है, और जिनसे शेयर कर रहा है या तो वो कॉम्पिटिटर्स है या फिर वो लोग हैं जो लोग उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि और पढ़ाई करो, तो उसके पास ऑप्शन नहीं बचते, तभी वो उसके पास कोई चॉइस नहीं रहती है। सो दिस इज द रियल क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। तो ऑप्शन जो आप कह रहे हो, जो ऑप्शन देना, चॉइस नहीं उसके पास, चॉइस नहीं है कि उसको ये नहीं करा
बोले हम बोल दो, हाँ चले अभी आप ये स्ट्रेस और इस पे ज़्यादा अगर आप अवेयरनेस गवर्नमेंट लाते हैं तो हर पेरेंट बोलेगा नहीं मैं स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप सेकंड नहीं अभी मैंने पढ़ा है कि इसमें इंस्टीट्यूट के लिए गाइडलाइंस भी बनाई राजस्थान सरकार ने कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, काउंसिल करना है, फलाना करना, ढिमकाना करना, लेकिन उससे कुछ हाँ तो वो जब बेसिक ही गड़बड़ है तो कहाँ से होगा? तो वो तो आप कोचिंग क्लास को कह देंगे कि आप जाके करिए ये कर, लेकिन जो पेरेंट जो प्रेशर साथ में दे रहा है, जो उसको ऑप्शन नहीं दे रहा है, बिकॉज पेरेंट ने ही जैसे 11th-12th में अगर फ्लो स्टेट कहते हैं, जैसे अगर मुझे पसंद आ रहा है और मैं कोई चीज करूं तो इसका मतलब है कि मैं अच्छा करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पसंद आ रहा है, मैंने किसी और के कहने पे पढ़ाई शुरू की, मैंने आईआईटी का सपना देखा, मैंने कोशिश की और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अभी तो मैं उस लड़ाई में लड़ रहा हूँ। अच्छा ये सबीउल्लाह जी बताइए, हम लोग ये डिस्कशन कहीं इसका ऐसा परसेप्शन ना लगे लोगों को कि हम लोग बहुत लूज पेरेंटिंग की या बहुत लिबरल पेरेंटिंग की वकालत कर रहे हैं कि बचपन से उसको देखो क्या करना चाहता है, कैसा करना चाहता है। ये एक बहुत डिबेटेबल चीज़ है, क्योंकि बच्चा क्या करना चाहता है ये तो डेफिनेटली होना ही चाहिए कि किस चीज़ में उसकी दिलचस्पी है, लेकिन एकदम लूजली छोड़ देने से भी लड़के नहीं पढ़ते। फिर ये जरा आप हमको बताइए साइकोलॉजिकली। हाँ जी, तो उसको हम ये लूज छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को लूज छोड़ना नहीं चाहता है। आपको सिर्फ 5% ही बच्चे दिखते होंगे, पेरेंट्स दिखेंगे जो अपने बच्चों को जिन्होंने लूज छोड़ा हुआ है। बट हमें ये समझना है कि पेरेंट्स को अपना एक ट्रेडिशनल जो थॉट प्रोसेस है उसको थोड़ा सा हटाने की जरूरत होगी कि उनके पास सिर्फ लिमिटेड 2 ही ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए, ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री की बात करो इंडिया की मैं, कि मेडिकल और सेकंड इंजीनियरिंग। अब कहीं ऑल्टरनेट बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं बच्चों के लिए, और उसमें बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना, उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देना उस फील्ड के बारे में, वो भी बहुत जरूरी है उस टाइम पे। अगर दिन भर घर में वही बातें होती रहेंगी कि मेडिकल इंजीनियरिंग, तो फिर बच्चे का जो है वो स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्स उसका बढ़ेगा और वो बहुत अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा और फिर इस तरह के जो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आकर मजबूर हो जाएगा। तो इसमें पेरेंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और दूसरा एक बात मैं आपको ये भी बताऊं कि हम लोग और पेरेंट्स क्या समझते हैं कि जैसे कि बच्चा को एक प्रोग्राम किया हुआ कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम किया हुआ वो है, जबकि ऐसा नहीं है। वी आर ऑल ह्यूमंस, हम तो बड़े कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है हमारे तो दिमाग के, तो उसमें हमें ये नहीं समझना चाहिए कि बिल्कुल ही वो प्रोग्राम किया हुआ है तो हम जो बोल रहे हैं वही बच्चा कर लेगा। फिर वही आगे जो एक्सपेक्टेशन शुरू होते हैं वो अनरियलिस्टिक बनते जाते हैं और फिर वो कोचिंग सेंटर तक बात पहुंचती है, वहां पर फिर वो प्रेशराइज होके और भी जब लोड उस पर पड़ता है सब पढ़ाई का और सब चीजों का, वो फिर और अभी ऐसा कुछ स्टेप ले लेता है। तो इसका मतलब सपोर्ट सिस्टम लैक कर रहा है कहीं ना कहीं। किसी एक का इसमें कुछ भी रोल नहीं है, ये मल्टीपल फैक्टोरियल चीज है सुसाइड। कोई एक की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है इसमें, सबको कहीं ना कहीं हर लेवल पे। अब हमें सॉल्यूशंस की बात करना है, प्रॉब्लम्स तो हमने सब देख ली, एड्रेस कर ली यहाँ पर, अब सॉल्यूशन कैसे पहुंचे। नहीं अभी रुकिए सर, बोला सर अभी एक प्रॉब्लम और है, ये मेरे इंस्टीट्यूट वाले मेहमानों से मैं पूछना चाहता हूँ। शशि जी, क्या ये सच नहीं है कि इंस्टीट्यूट्स के लिए लड़का एक प्रोडक्ट है? उनको नहीं, ये तो गलत। नहीं, मैं सुनिए सर, इसको बुरा मत मानिएगा, मैंने पहले ही कहा कि मैं किसी इंस्टीट्यूट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो परिस्थितियां बनी हुई हैं इस समय कि एडमिशन करना है, भरना है, पैसे लेना है, जब इस तरह की खबरें हम लोग सुनते हैं इतने करोड़ों रुपए के पैकेज मिल रहे हैं मास्टरों को, तो वो स्टूडेंट्स से तो आएगा ना सर। देखिए नीरज सर, 2 बातें हैं। पहली बात तो कोचिंग वर्ड जो होता है वो बड़ा जेनरिक सा वर्ड होता है। हाँ। बच्चा अगर डांस क्लास में भी जाता है, ठीक है, तो हम बोले कि डांस टीचर जो है वो डांस क्लास में उसके लिए प्रोडक्ट है, ये बड़ी गलत सी बात है। टीचर बड़ी इमोशन से, बड़ी मेहनत के साथ करता है और वो नॉलेज शेयर कर रहा होता है। टीचर कोई और काम नहीं कर रहा होता है, वहां उसको तेल बेचना नहीं सिखा रहा होता है, कोई और चीज नहीं कर रहा होता है। तो पहली चीज तो ये है कि मैं किसी भी कोचिंग, मतलब मैं सिर्फ अपनी जेई नीट की नहीं बात कर रहा हूँ, एज ए होल कोचिंग जो होती है वहां पे कुछ भी बच्चा सीखने जाता है, स्पोर्ट्स सीखने जाता है, उसके लिए प्रोडक्ट बोलना गलत है। वो जो फैकल्टी होती है उसके पूरे इमोशंस होते हैं, वो अपनी पूरी नॉलेज, और पूरे हमारी सोसाइटी के इकोसिस्टम में देखिए फैकल्टी इकलौता होता है जो चाहता है कि जितना मुझे आता है वो सब मेरे सामने वाले को आ जाए, जितना मुझे आता है, जो कुछ मेरे पास है वो सब उसके पास चला जाए। तो पहली चीज तो ये हम एकदम गलत है कि हम उसको नहीं, और उसके बदले में ग्रेटिफिकेशन। देखिए सर, शशि जी, शशि जी देखिए, मैं बिजनेस चैनल का एडिटर हूँ, लेकिन मैं सामाजिक सरोकार की बात आपको बोलूँ, जिस दिन इस तरीके की कोचिंग संस्थान लिस्टिंग के लिए आ जाते हैं ना,
वो बिजनेस करने आते हैं सर, मिशन नहीं होता है, बुरा मत मानिएगा। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर को कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट है, उनके लिए बिजनेस है, ये मिशन से ज्यादा है ये नहीं है ये। सर देखिए, फैकल्टी के लिए तो सिर्फ मिशन ही है। जो संस्थान के जो मालिक हैं, आज भी मैंने संस्थान के जो मालिक हैं उनके लिए की बात करूंगा, फैकल्टी की नहीं, अरे mission भी है। फैकल्टी संस्थान के अलग थोड़ी है सर। नहीं सर, थोड़ा तो अलग है ये। दूसरी चीज मतलब एक चीज और, सोसाइटी में मैं बिजनेस चैनल से इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, हाँ। अगर कोई टीचर सर करोड़ों कमा ही रहा है तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया? मैंने कब कहा गुनाह है? मतलब आप ये तो नहीं बात है। हम सर, बारीक लाइन समझिए। मैं इस पक्ष का व्यक्ति हूं, शायद हिंदुस्तान में मेरे को कोई लोग कुछ भी बोले, मेरा ये मानना है कि टीचर्स को सबसे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, बिल्कुल 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 उनको सर, सबसे बिल्कुल। ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत ही चिरंतन काल की बहस शुरू हो जाएगी कि उनको पैसे नहीं मिलते हैं इसलिए वो पढ़ाते नहीं। सब मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता हूं। मैं नहीं, खुद बिल्कुल, इसका पक्षधर हूं कि टीचर जो है समाज के लिए प्रोडक्ट तैयार करता है। प्रोडक्ट शब्द में इसलिए यूज करो, उसको आप पर्सनली मत लीजिए। वो समाज के नए लोगों को तैयार करता है तो उसको सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से व्यवसायीकरण हुआ है इंस्टीट्यूट्स का, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, बिजनेस के तौर पे डील कर रहे हैं सर, ये कड़वी सच्चाई से इनकार थोड़ी कर सकते। नीलेश गुप्ता जी, बिल्कुल नहीं सर, ये सही बात है कि एज अ होल व्यवसायीकरण हुआ है। तो मैं वही तो कह रहा हूं सर, और मैं क्या कह रहा हूं। नीलेश जी आप बताइए, आप बताइए, ये आलोचना स्वीकार करनी चाहिए। सर आपकी आवाज थोड़ी सी ब्लड, एक बार दोबारा बोलेंगे सर? मैं ये कह रहा हूं कि संस्थान इस आलोचना से बच नहीं सकते कि वो जो कोचिंग संस्थान चला रहे हैं वो उनके लिए एक व्यवसाय ज्यादा है। सर देखिए, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैं मान सकता हूँ आपकी बात को, लेकिन जो भी कोटा में कोचिंग संस्थान शुरू हुए हैं वो सब बहुत मॉडेस्ट बिगिनिंग हुई। किसी ने 2 बच्चों से पढ़ाना शुरू किया, किसी ने 5 बच्चों से पढ़ाना शुरू किया, और धीरे धीरे एक पढ़ाने में जो उनकी मेहनत थी, टीचर्स ने पढ़ाने का भाव था, वो सर्विस का भाव था, और यही एक रीजन था कि कोटा एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन के उभरा है कोचिंग की। और ऑब्वियसली जब इतने सारे बच्चे आ रहे हैं और इतना सारा जब यहाँ पर इतने सारे बच्चों के लिए इतनी सारी सर्विसेज यहाँ पर डेवलप होगी, तो एक बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र तो हो ही गया है कोटा, उसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी भी जो टीचर्स है सर, उनका क्योंकि मैं टीचर्स के बीच में रहता हूँ, और टीचर्स को जो पढ़ाने का भाव है वो जबरदस्त है, ठीक है। टीचर कभी ये नहीं सोचता कि मेरे को कितना मिल रहा है, वो उसकी एक क्लास के बाहर जरूर वो कंपैरिजन करता है, लेकिन क्लास के बाहर टीचर बच्चों को बिल्कुल मोटिवेट करके रखता है। और यहाँ पर एक्चुअल रीजन जो है ना सर, ये जो इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ सर। जब बच्चा यहाँ पर आता है तो बहुत जबरदस्त मोटिवेटेड आता है, लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ाई टफ लगती है तो कुछ बच्चे तो कोप अप कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्लासेस को बंक करना शुरू कर देते हैं, टेस्ट को बंक करना शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स के पास मैसेज भी जा रहे होते हैं, कॉलिंग भी जारी होती है कि सर आपका बच्चा लगातार क्लास अटेंड नहीं कर रहा, आप आइए मिलिए। कई बार पेरेंट्स भी अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और ऐसा बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कई बार वो मोबाइल पे बहुत ज्यादा समय बिता रहा होता है, कई बार इधर उधर घूमने में ज्यादा समय बिता रहा होता है, या कोई और तरह की उसको है ना लत लग जाती है। और ऐसे समय में जब बच्चा एक विशेष साइकिल में चला जाता है, और जब एक दिन अब उसके माँ बाप भी उससे बात कर रहे होते हैं, तो बच्चा अपने पेरेंट्स से ही बात करना बंद कर देता है, क्योंकि पेरेंट्स भी जनरली पहली चीज जो पूछते हैं, तेरे टेस्ट में नंबर कितना है, तू कोचिंग गया नहीं किया। तो कई बार बच्चा भी अवॉइड करने लग जाता है, बिकॉज माँ बाप भी क्या करते हैं कि इनडायरेक्टली बच्चों को यही बोलते हैं, बेटा देख तेरी पढ़ाई पे बहुत खर्च हो रहा है, तू ध्यान से मन लगा के पढ़ाई करना। तो मालूम पड़ रहा है कि वो बच्चा तो 5-7 दिन से कोचिंग ही नहीं जा रहा। तो आपको बच्चे को ऐसे चैनल देने पड़ेंगे ताकि बच्चा खुल के बिना डरे एक्सप्रेस सके। दोनों लोगों को सर, दोनों लोगों को। मैं इसीलिए तो मैंने कहा कि आप देखा, आपने खुद ही कहा कि एक इंडस्ट्री बन गई है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, इंडस्ट्री तो है ही। लेकिन जो बात आपने कहा ना कि एक ओपननेस, एक चैनल मिलना चाहिए, वो दोनों साइड से होगा। क्योंकि माता पिता के प्रेशर की वजह से उनको अपने बच्चे में प्राउड हो गया, IITian बनेगा, इस वजह से तो वो कोटा ले आए, इसीलिए लाए ना वो कोटा। तो वो तो है ही जिम्मेदार कि उनको वो शर्मा जी को, वर्मा जी को जवाब देना कि मेरा लड़का भी IIT कर रहा है या करने वाला है या कोटा गया है, 4 लोगों को जवाब देना है समाज में। तो उनका प्रेशर तो है ही है, साथ में आप लोग भी उसमें सहभागी हैं कि आपने ले लिया है उसको। तो वार्निंग के साइंस जो भी मैं पूछने वाला हूं सैदुल्ला साहब से और चिराग जी से, वो आपको भी सुनने पड़ेंगे, क्योंकि माता पिता तो सुन नहीं रहे थे, उनको तो बचपन से IIT ही कराना था। आनंद सर, समस्या यहाँ पे थोड़ी थोड़ी अब खुल के आ रही समझ में कि माता पिता घेरे में आ रहे हैं इसमें, कि वहां से प्रेशर बिल्ड होता है और सामने कैश कर लिया जाता है कि अच्छा आप लेके आओ आप। आनंद सर।
जी जी, देखिए आपका बोलना सही है। दरअसल में आप बहुत ध्यान से देखिए और ईमानदारी से सोचिए। हम बोल सकते हैं, हमारी इस डिबेट में शामिल लोग बोल सकते हैं, लेकिन सोचिए कि जिसके घर में एक नौजवान बच्चा जब चला जाता है, एक नौजवान, और अचानक चला जाता है, सडन उसके पास खबर आती है कि उनके बच्चे नहीं है, तो उनके परिवार पर, उनके माता पिता और भाई बहनों पर क्या बीतता होगा, ये तो हमारे मनोवैज्ञानिक क्या सारे लोग जानते हैं कि बहुत खराब स्थिति होती है। दरअसल में अभी शशि जी ने बोला, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन एक बात हम लोगों को समझना होगा कि जैसे पैसा कमाना कोई गलत काम नहीं। अगर कोई आदमी ईमानदारी से मेहनत करता है, इनकम टैक्स भरता है, तो उसको पैसा कमाने का हक है। लेकिन हर रिश्ता पैसे पर आधारित हो जाए तो खराब हो जाता है। तो गुरु शिष्य का रिश्ता में पैसा हावी नहीं होना चाहिए। हम लोग जब स्कूल में थे, समझने लायक ध्यान से बात है, स्कूल में थे पर चर्चा होती थी कि वाह हरिभूषण बाबू बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, क्या उनके पढ़ाने का तरीका है, समझा देते हैं। रणेंद्र बाबू तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग चर्चा होती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे व्यवसायीकरण हुआ और कोचिंग सेंटर्स में, स्कूलों में चर्चा होने लगी कि रिजल्ट कितना है, किसका रैंक कितना है, किसका अच्छा कौन है। तो रैंक देने के चक्कर में, रिजल्ट देने के चक्कर में और मेहनत बढ़ गई लोगों की, शिक्षकों की, भाई रैंक इसको दिलाओ, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करो, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर दो। जो अभी आपने बोला कि चाबुक मारो तो बच्चा घोड़ा दौड़ता, वैसी स्थिति आ गई। तो पहले पहचान होती थी शिक्षकों की कि भाई कितना अच्छा समझाते और पढ़ाते, फिर हुआ रिजल्ट। अब तो बदल गई है पहचान, कौन कितना बड़ा सेंटर है, कौन यूनिकॉर्न है, किसके पास कितने हजार करोड़ रुपया का व्यवसाय है, वो बड़ा है। बेचारा मास्टर जो दिल से पढ़ाता है, चाहे वो शशि जी हो या कोई भी, जो दिल से पढ़ा रहे हो, उनकी तो विसाखी खत्म हो गई। उनको कोचिंग संचालक कई ऐसे, मैंने जानकारी में हमारे फोर्स करते, प्रेशर करते कि क्यों रिजल्ट खराब है, बच्चा पर प्रेशर बनाओ। बेचारा शिक्षक दब जाता है और उस मजबूरी में बच्चों पर प्रेशर भी बनाना उनकी मजबूरी हो जाती है। तो शिक्षक और शिष्य का जो रिलेशन है, वो रिलेशन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें पैसा हो। अब भाई बहन में पैसा का रिलेशन हो जाए, माता पिता और बच्चों में पैसे का रिलेशन हो जाए, उस तरह से पवित्र रिश्ता है। बिल्कुल ये बात आनंद जी ने सही कही। जिस दिन किसी कोचिंग सेंटर के बाहर ये बोर्ड लग गया, टॉपर ऑल इंडिया रैंक के 6 लड़के हमारे यहाँ से, है ना, उस दिन आपने उसमें बिजनेस इन्वॉल्व कर दिया। बुरा मत मानिए, जो लोग सुन रहे हैं उनको बुरा मानना नहीं चाहिए, लग मेरा तो ठीक लग जाए थोड़ा सा, क्योंकि जैसे ही आप ये बोर्ड लगाने लगते हैं या कोई टीचर कहे कि मेरे पढ़ाए हुए 6 लड़के IIT में हुए हैं, हम तो टॉपर पैदा करते हैं, बिजनेस आ गया साहब वहाँ पे। ये आप जाने में कर रहे हो, अनजाने में कर रहे हो, हालांकि जान के ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये होता है व्यावसायिकरण। लेकिन जब मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अब मैं जब अपने दोनों मनोचिकित्सकों के पास अगले सेगमेंट में बात करने वाला हूँ कि इन वार्निंग साइंस को आप पकड़िए, बच्चों के साथ बात करिए, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे। जो बच्चा चला गया ना, उसके परिवार के बारे में सोचिए आप कि एक किस दौर से वो गुजर रहे होंगे। छोटे से ब्रेक के बाद सैदुल्ला और चिराग से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वार्निंग साइंस क्या है, कैसे पकड़ें और उसमें किसकी किसकी जिम्मेदारी है कि वो वार्निंग साइंस देखे। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और आज हम चर्चा कर रहे हैं कोटा फैक्ट्री। ये कोट अनकोट एक वर्ड है जो IIT और MBBS की कोचिंग के लिए जाना जाता है, और हाल ही में 3 छात्रों ने वहाँ जो पढ़ रहे थे कोचिंग करने गए तो उन्होंने आत्महत्या की, तो इसलिए ट्रिगर हुआ हम इस विषय को छेड़ने की कोशिश करें। समझ रहे हैं फैक्ट्री, ये मतलब जिसने भी वो सीरीज़ बनाई थी कोटा फैक्ट्री, नाम बहुत सोच के रखा था। चिराग जी ये बताइए कि अब इतना विश्लेषण तो हम लोगों ने कर लिया, आप और सैदुल्ला साहब की जिम्मेदारी है कि वो वार्निंग साइंस क्या है जिससे पहचाने माँ बाप। और उससे पहले थोड़ा ब्रीफली ये बताइए कि ये माँ बाप लोग जो हैं, मैं उनकी भी थोड़ी खिंचाई करना चाहता हूँ, ये बच्चों को ये क्यों नहीं समझते कि उनको क्या करना है, इसलिए उसको प्रमोट करें, रादर कि वो सुबह शाम IIT करो, JEE करो, MBBS कर लो, IIM जाना। मैं तो ऐसे बहुत लोगों को जाता हूँ जो IIM में नहीं एडमिशन पाए तो फ्रस्ट्रेशन में है बेचारे। करेक्ट। तो वार्निंग साइंस क्या है? जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि जब चॉइस नहीं है तब ये सब दिक्कत आती है। एक सिंपल से एग्जांपल दे दूँ, सचिन तेंदुलकर अगर इंजीनियर बनने के पीछे दौड़े होते तो वी वुड हैव लॉस्ट अ वेरी बिग क्रिकेटर। देश का इतना महान क्रिकेटर नहीं मिलता। तो अगर
आप जिसकी बेस्ट है अगर उसमें नहीं आप आइडेंटिफाई करो, नहीं पता चले, तो ये प्रॉब्लम आती है। और तब जाके ये साइंस आने शुरू हो जाएंगे जहाँ वो कहता है कि मुझसे नहीं। पहले तो सबसे पहले परफॉर्मेंस, जो वो पढ़ाई कर रहा है, वो जो एग्ज़ाम्स में शुरू की है उसने 2, 4, 10 बार वो नहीं कर रहे। जैसे इन बच्चों को कंटिन्यूस रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे, फिर भी उनको पुश किया जा रहा था। तो अगर शायद वो किसी और में बेहतर है, तो माँ बाप ने उनको ऑप्शन दिया ही नहीं, चॉइस ही नहीं दी कि आपको करना है। और हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पेरेंट्स मुंह पे नहीं कहते कि आपको यही करना है। आप इधर उधर की बातें करोगे, आप प्रेशर दिखाओगे, आप सोचो मैंने लोन लिया, अगर तुम पैसे कमाओ तो तुमको 6 करोड़ का पैकेज मिल जाएगा। तो ये सब प्रेशर के टैक्टिक्स होते हैं। सबसे जड़ ये है कि आप उसको ऑप्शन ही नहीं दे रहे हो, आप उसको बता ही नहीं रहे हो कि आप ये कर सकते हो और वो नहीं कर सकते। इसमें जब कोचिंग क्लासेस आ जाते हैं तो कोचिंग की आपने यहाँ कोटा फैक्ट्री वर्ड यूज़ किया। फैक्ट्री की सबसे बड़ी क्या होती है कि सब सामान सही नहीं बनता है, काफ़ी कुछ वेस्टेज होता है, मतलब वो बराबर नहीं बनता। तो ये वो बच्चे, इसमें मेजॉरिटी जो नहीं कर पाते वो बच्चे होते हैं, और उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे ये नहीं बन पा रहे हैं, ये नहीं कोप अप कर पा रहे। अभी इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फेलियर, मतलब आप सही नहीं, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, मतलब फेलियर की जो ट्रेनिंग होती है वो इंडिया में किसी ने सुनी ही नहीं, कि मतलब आप अगर फेल हो जाओ मतलब आप खराब हो, आप नहीं अच्छे हो। ऐसे नहीं होता है। फेलियर इज अ स्टेप टू सक्सेस। ये हम सब लिखते हैं, अब बराबर टाइम टू टाइम माँ बाप भी कहेंगे, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है। फेलियर को अगर बच्चे को पहले दिन से समझाओ कि फेलियर के बाद एक ऑप्शन है कि आप अच्छा करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उसको प्रोसेस को, वो ये नहीं बोलो कि आप कोशिश मत करो। तो अगर आप फेलियर को पहले दिन से आइडेंटिफाई करो कि भाई ये एक, इट इज नॉट अ नेगेटिव साइड, इट इज अ चांस कि मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन खड़ा होगा, या मैं और बेहतर कर सकता हूँ, किसी और चीज में बेहतर कर सकता हूँ, बट देयर इज एन ऑप्शन। तो फेलियर एक सबसे बड़ी चीज है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है। दूसरी जो सबसे, जैसे ही बच्चा 6ठी, 7वीं, 8वीं, यहाँ पे परीक्षा काफी तक नहीं होती है, फिर 7वीं, 8वीं से शुरू हो जाती है, तो वहां पे हम हमेशा कहते हैं जैसे स्कूल, ये सबकी जिम्मेदारियां है, कोचिंग क्लास की नहीं। पेरेंट्स से लेके एक रैंकिंग सिस्टम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसको आगे करो। माँ बाप भी उसी रेस में लग जाते हैं कि भाई मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हूँ। उससे ज़्यादा बेहतर आप उस प्रोसेस पे नहीं जा रहे हो कि मैं मेहनत कितनी की, मैं कितने घंटे मैंने पढ़ाई की, मैंने कितने घंटे ये सब्जेक्ट को कितना किया, इस पे कोई कमेंट नहीं होता। मतलब अगर बच्चा 6 महीना लगातार पढ़ ले और मार्क्स नहीं लाए, मतलब सब मेहनत फेल, रैंक नहीं आई ना, तो बस वहीं ये चक्कर शुरू हो जाता है। तो अगर आप वहीं पे प्रोसेस में पेरेंट्स अगर सोचे कि आप मेहनत करो, मार्क्स तो जो आने हैं हम एक्सेप्ट करेंगे, आप मार्क्स के लिए पढ़ोगे तो फिर वो डेफिनेटली नहीं। तो ये माइंड प्रोसेस, तो वो सोसाइटियल प्रेशर से ज्यादा उनको ये समझना जरूरी है कि अगर बच्चा किसी और में बेहतरीन कर सकता है तो शायद वो इंजीनियर या डॉक्टर से ज्यादा 10 गुना ज्यादा बेहतर कर सकता है। जैसे स्पोर्ट्समैन है तो कोई भी ये IIT यार उनसे ज्यादा कमाते हैं, ऑफ कोर्स दे आर डूइंग बेटर। बिल्कुल। तो आप अगर वो तरीके से सोचो तो वो आपके पास ऑप्शन खड़ा होता है। लेकिन अगर आप बोलो नहीं इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो या MBA करो तो यही एक रास्ता है, तो वो तो आई थिंक आप छोटी सोच रख रहे हो और उसमें आप उसका टैलेंट बिगाड़ रहे हो। तो हमने टैलेंट खोया है, हमने स्टूडेंट नहीं खोया एक्चुअली। समीउल्लाह जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि हम लोग बड़ी आलोचना कर रहे हैं, पेरेंट्स मुझे सुन के कह रहे होंगे पता नहीं क्या सब मेरे ऊपर जिम्मेदारी ठोके दे रहे हैं, और ये लोग भी गुस्सा होंगे जो इंस्टीट्यूट वाले हमारे मित्र लोग हैं। क्या फेल्योर को एक्सेप्ट करने की परंपरा, फेल्योर को मैं सेलिब्रेट शब्द करूंगा तो लोग पता नहीं क्या समझेंगे, एक्सेप्टेंस फेल्योर का, कि उसको मैं एक्सेप्ट करूं और उसके बाद उसको समझूं, प्लस वो साइंस क्या है। माँ बाप जो लोग ये शो देख रहे हैं उनको कैसे समझ में आया कि उनका बच्चा गलत ट्रैक पे चला गया, या मैंने उसको गलत ट्रैक पे ठोक दिया एकदम, जाओ जाओ जाओ, गलत है। वो साइंस क्या है जो पहचान ले, वो चुप रहने लगे, दिलचस्पी खाने में न रहे, बताइए क्या होता है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो सक्सेस और फेलियर की डेफिनेशन समझना जरूरी है। हम उसको बिल्कुल गलत समझ बैठे हैं सभी लोग, किसी एक की बात नहीं कर रहा मैं। हमें लगता है या पेरेंट्स को इन जनरल लगता है कि मेडिकल में जाएंगे या इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे तो ही हम सक्सेसफुल रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमेशा हम फेलियर्स को हम कभी भी उससे जूझ नहीं पाएंगे और उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि जो चीज भी बच्चा जिसमें इंटरेस्ट हो उसका, वो चीज में उसको आगे बढ़ाएं और वो चीज में वो बहुत अच्छा कर पाएगा, परफॉर्मेंस उसका बहुत अच्छा रहेगा उस नए फील्ड में, इन दोनों फील्ड्स को छोड़ के, और वो अपनी फुल कैपेसिटी पे फंक्शन कर पाएगा और उससे वो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और वो असली में उसकी रियल सक्सेस होगी। तो एक चीज के पीछे भागना नहीं है। सक्सेस सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग से नहीं आती, बाकी फील्ड्स में अगर आप बेस्ट अपना देंगे तो आप शायद बहुत अच्छे और सक्सेसफुल इंसान कहलाएंगे। और दूसरा, सक्सेस को पैसे से नहीं जोड़ना है। सक्सेस सिर्फ पैसा ज्यादा कमाने से ही आप सक्सेसफुल नहीं होते। आप ओवरऑल अपना डेवलपमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, आप उस फील्ड में मास्टर हो जाना चाहिए। भले ही आपको पैसा तो बाद में आ ही जाएगा, अगर आप अपने फील्ड के मास्टर हैं तो पैसा आपको फॉलो करेगा फिर बाद में। बट हम क्या करते हैं, ये सब टनल विजन बनाकर पैसे को फॉलो करने लगते हैं और अपने जो इंटरेस्ट हैं वो भुला देते हैं। अब दूसरा, फटाफट मैं वार्निंग साइंस पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि वार्निंग साइंस क्या होंगे इस चीज को। तो वो हम कोई भी सभी को पता होना चाहिए। एक तो सबसे पहले मूड बहुत उदास हो जाना, और उदासी जो है वो परसिस्टेंट रहना, मतलब कायम काफी दिनों तक उदास फील करना, ये एक बहुत बड़ा एक वार्निंग साइन है। दूसरा कि ये है कि अगर बच्चा जो है वो विड्रॉ होने लगा है, वो एक आइसोलेट हो रहा है, वो अपने जो फ्रेंड सर्कल है, अपने जो पीयर्स हैं, उनसे ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहा, वो अपने आप को उसने विड्रॉ करके रख लिया, पेरेंट्स का फोन आ रहा है तो ज्यादा पिक नहीं कर रहा है, वो सबसे बच रहा है, तो एक ये बहुत बड़ा वार्निंग साइन है जो हमें देखना चाहिए। फिर उसके मूड में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा जो है फ्लक्चुएट कर रहा है उसका मूड, कभी बहुत उदास है, कभी बहुत खुश हो रहा है, कभी बहुत इरिटेबल हो रहा है, कभी बहुत एंगर आउटबर्स्ट हो रहे हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे। तो वो चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आइडेंटिफाई करें हम। फिर उसकी जो पर्सनैलिटी में थोड़े चेंजेस दिखेंगे जो बहुत आराम से आप पिक कर सकते हैं। स्लीप एपेटाइट में चेंजेस दिखेंगे जो पेरेंट्स उसका चेक रख सकते हैं कि बच्चा कब सो रहा है। पेरेंट्स उसके बच्चे के जो रूम पार्टनर है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोटा की बात करें तो रूममेट्स हैं, उनसे थोड़ा सा कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं कि बच्चा कब सो रहा है, नहीं सो रहा है, कैसे सो रहा है, खाना पीना ठीक से खा रहा है कि नहीं, ये सब चेक रखें। फिर दूसरा ये भी देखें कि वो जो है कैसा सबके साथ इंटरेक्शन है। तो ये सब एक छोटे मोटे वार्निंग साइंस है जो बहुत मेजर है, और ये डिप्रेशन को भी लिंक करते हैं, एंजाइटी से भी लिंक है इन सब का, जिससे अंदाजा लगाना डिसऑर्डर से भी लिंक इतना है। मुश्किल नहीं है। हाँ, और दूसरा कुछ रिस्क फैक्टर्स भी मैं आपको बता दूं 2 मिनट में इसी के साथ। नहीं, बहुत संक्षेप में रखिए सर, 30 सेकंड में प्लीज। हाँ, समय खत्म हो रहा मेरा जी, 30 सेकंड, बोलिए। जी, तो रिस्क फैक्टर्स भी बहुत जरूरी है समझना। किसी एक को ब्लेम यहाँ ताकि ना होना पड़े, बिकॉज ये ब्लेम गेम से कोई फायदा नहीं है। रिस्क फैक्टर्स ये है कि अगर किसी इंडिविजुअल, किसी बच्चे को ये सब वार्निंग साइंस दिख रहे हैं और वो सुसाइड करता है, तो इसका मतलब वो हमें ये देखना है कि शायद उसको कुछ ना कुछ मेंटल इलनेस या साइकेट्रिक इलनेस की टेंडेंसी उसके जीन्स में रही होगी पहले। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो समझने की जरूरत है, जिसको हम बिल्कुल समझ नहीं पाते। हमने बस ये देखा कि सुसाइड कर लिया और हम बाकी सिर्फ लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, बट हम सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जा पा रहे। तो पास्ट अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड, फैमिली हिस्ट्री उसकी कहीं रही हो, डिप्रेशन के, एंजाइटी की उसके फैमिली में कहीं, तो वो एक रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा बढ़ जाता है उस बच्चे के साथ। इसके लिए हमें बहुत केयरफुल रहना है। जी सभी, समय एकदम समाप्त हो रहा है। एक चीज चिराग जी, कोई ऐसा बहुत प्रोमिनेंट विड्रॉल सिम्टम आपको दिखता हो कि कुछ ऐसा वो बोलता हो जिससे कि एकदम से पकड़ में आ जाए कि अरे नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है? जैसे इन्होंने कहा विड्रॉल सिम्टम्स है, जैसे वो बात करना कम कर दे, वो अलग रहना शुरू कर दे, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करे। लेकिन ये जो केस है, जैसे सुसाइड के केस है, सुसाइड के केस में 10 में से 7 लोग हैं, ये आपको कहेंगे कि मैं ये करना चाहता हूँ। जैसे कि वो कहेगा कि ये शायद मेरी आखिरी बर्थडे है, ये ऐसे साइंस आएंगे। तो ये जो साइंस होते हैं ये आइडेंटिफाई करने बहुत ज़रूरी, उनको लाइटली नहीं लिया जा रहा है। अच्छा, ये बच्चा क्यों करता है? ये इसीलिए करता है कि आप मेरी मदद करो। एक्चुअली तो वो हेल्प चाह रहा है, वो हेल्प चाहता है, क्योंकि उसको कहीं से हेल्प नहीं मिल रही है और वो पूरा इंटरनलाइज हो गया, वो आइसोलेट हो गया है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा है। और ये आपको काफ़ी बच्चे, जैसे एक आध बार बोल दिया और आपने उसको ओवरलुक कर दिया, जैसे काफी बच्चे कोशिश करते हैं, उसको लगेगा कि ये फायदा उठा रहा है, ये फायदा उठा रहा है, दिलचस्पी भी। लेकिन अगर ये आपको परसिस्टेंट बिहेवियर्स दिखे बच्चे के कि जो वो बार बार, वो साइंस देगा ही, तो वो साइन पकड़ लेनी चाहिए। ये चर्चा को यहीं मैं समाप्त करूंगा, समय है। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए। इसमें कोई एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ये पूरे सोसाइटी की जिम्मेदारी, जिसमें इंस्टीट्यूट भी शामिल है, टीचर भी शामिल है, पेरेंट्स भी शामिल है, और वो पड़ोसी 4 जिनको बहुत चिंता रहती है कि लड़का क्या कर रहा है, वो भी शामिल है इसमें। क्योंकि आप एक
टैलेंट को, एक बच्चे को वेस्ट कर रहे हैं। और पेरेंट्स के लिए मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बात करिए बच्चों से, सिर्फ पढ़ाई और रिजल्ट की बात मत करिए कि आज होमवर्क किया, आज रिजल्ट कैसा आया, कल एग्जाम में क्या कर रहे हो, ये नहीं। उसको दुनिया के एक्सपोजर के बारे में बात करिए, तब वो आपसे कंफर्ट जोन में आएगा, खुल के बात कर पाएगा, अपनी समस्या बताएगा कि भैया मुझसे नहीं होगी जेई, मुझे कुछ और करने दीजिए, वरना ये समस्या बड़ी गंभीर होती जाएगी। आप सब लोगों का सर बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ बुरा मत मानिए, क्योंकि बहुत गंभीर समस्या है। टैलेंट हमारे देश के जो इस तरीके से जा रहे हैं उसको हमें रोकना है, और पेरेंट्स से खास निवेदन है कि अपने बच्चों को आप संभालिए और उनको समझने की कोशिश करिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।